डिफ्लेक्शन। एक मिनट है। ठीक है, इसमें भी कुछ काम की बातें समझ लें ध्यान से कि पढ़ना किस लिहाज में है ना, कैसे कैसे करके कवर करना है। डिफ्लेक्शन मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आज फिनिश हो जाना चाहिए। कल की सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से काम में आएंगी। हमारे कल के सारे फॉर्मूले तुम्हें ध्यान तो हो जाने चाहिए, बाकी नहीं है तो हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। हम लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना है कि पढ़ना क्या है। हमें सबसे पहली बात ये समझना है कि आखिर है क्या चीज। ठीक है, समझना है। तुम लोगों ने कल समझा वो दोबारा समझना है। समझना है कि डिफ्लेक्शन कैसे किस बात को कहते हैं। दूसरी बात, हमें लिखना है। हमें प्रॉपरली लिखना है कि डिफ्लेक्शन को अंग्रेजी भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी बात, इसका डायग्राम बनाना है, छोटा अंडरस्टैंडिंग वाला डायग्राम, डायग्राम जो अंडरस्टैंड करवाए सारी चीजों को। और उसके बाद में अपन लोग करेंगे इसके अंदर डेरिवेशन। डेरिवेशन जो कि पुरानी वाली डेरिवेशन से ही मैच खाएगी, बढ़िया मिलेगी, एकदम बेहतरीन जाएगी। उसके बाद में इसमें ही बनेंगे जो फ्रिंज विड्थ, मतलब एक काम की चीज जिसका नाम है सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट उसकी विड्थ क्या होती है तो वो जानना है, और नॉर्मल सारी फ्रिंजेस की विड्थ निकालनी है ना। और फ्रिंज विड्थ बाकियों की भी, सेंट्रल ब्राइट की विड्थ और बाकी बची हुई फ्रिंज की विड्थ निकालनी है। और एट द एंड तुम्हें लास्ट में जो पढ़ना है इसके अंदर इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा जो कि मैं तुम्हें कल समझा दिया था, जहां तक तो समझ में आ भी गया होगा। उसके बावजूद भी हम सिस्टमेटिक निकालेंगे। और हमारा जो अंतिम पॉइंट होगा वो होगा फ्रेस्नेल डिस्टेंस। अंतिम जो पॉइंट होगा वो होगा फ्रेस्नेल डिस्टेंस, जो कि डिफ्लेक्शन से ही निकल के आता है। तो तुम इस बात को यहाँ मत देखो, नीचे लिख लो साथ में फ्रेस्नेल डिस्टेंस। हमें ये 7 बातें कवर करनी जो सुनने में लगता है कि ये 7 तो मतलब बहुत लंबी चीजें होती होंगी, ऐसा नहीं है। मैं कॉन्स्टेंटली लगातार बोलूंगा, मैं सारी बातें एक बार में सेट कर दूंगा कि हमें डिफ्लेक्शन में ये सारी चीजें कवर करनी है। ध्यान से इस चीज को लिख लें, ठीक। उसके बाद समझो आगे। ये पूरा है जो डिफ्लेक्शन मैनेज करेगा, डिफ्लेक्शन होते ही वह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। कोई तुमसे पूछे इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है तो वो मैं एंड में लिखाऊंगा बिल्कुल, अगर मुझे लगा कि लिखा देना चाहिए तो। लिख रहे हैं, ध्यान से लिख देंगे डिफ्लेक्शन क्या चीज है। समझने का मतलब मैं तुम्हें कल वाला एग्जांपल समझाऊंगा, लिखने का मतलब सबसे मेन पार्ट होकर जब से स्टार्ट करेंगे वाकई में यही है, जो कुछ है यही है। तो अच्छा है। ठीक है भाई,
सबसे पहली बात सभी लोग डिफ्रेक्शन को समझे कि है क्या चीज, ठीक है। समझने के लिए मुझे वो तुम्हारे सामने कल वाले एग्जाम्पल रखना जिसमें तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ध्यान से देखना। सबसे पहली काम की चीज तो ये पड़ जाता है। हाँ भाई, ये इसी पर होता है। एक बार अंधेरा कायम करें एक बार वापस से। तनिष्क का दिख रहा है प्रॉपर्ली, बाल बाल क्यों नहीं हट रहा किसी के? हाँ भाई ध्यान से बात सुने, मैं सामने आ रहा है। ये तो बहुत छोटी स्क्रीन है, आई वॉन्ट बिग स्क्रीन। ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्शन ये वाला फिनोमेना, बात समझ में आ रही है कि जो बीचों बीच में बन रहा है वो सेंटर में ब्राइट है एकदम उजाला, और उसके आजू बाजू में लगातार क्या छाता जाता है? अंधेरा। रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि सब लाइट अगर सीधे रास्ते में ट्रेवल करती है तो बीचों बीच में उजाला है वो समझ में आता है, इसके आजू बाजू में उजाला कहाँ से पहुंचा है? लाइट स्लिप तो नहीं हो गई होगी, इसी फिनोमेना को डिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट का उस रीजन में भी पहुंचना जहां पर लाइट नहीं है, उस जगह पे पहुंचना भी कहलाता है। लाइट उस जगह पहुंची जहां पर वो नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन। अब सीधी सीधी बात है, सब बीचों बीच में एक सेंटर में एक मेन गोला है और बाकी के जो गोले हैं उनका उजाला लगातार कम होता जा रहा है, सबसे ज्यादा बीच वाले का और बाकी की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अच्छा तुम अगर लास्ट में देखोगे, लास्ट वाले गोले को देखना ध्यान से, यहाँ पर मतलब हल्का हल्का सा, मतलब जैसे कि इंटरफेरेंस में तो साफ बनता है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, यहाँ पे ब्राइट डार्क है तो सही लेकिन बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे जो इंटरफेरेंस दिख रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर विजिबल नहीं है, जैसे यहाँ पे हल्का सा ब्राइट है फिर डार्क है फिर ब्राइट है, बहुत बहुत बारीक है, ओवरलैप है एक दूसरे के पास में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तुम एक चीज देखो, पहले बार इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? लाइट का उस जगह पहुंचना जहां पर लाइट सीधे सीधे नहीं गिर रही है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। और वहां पे लगातार अंधेरा बढ़ता चला जाएगा, उजाला बीच में होगा, अंधेरा लगातार साइड में जाएगा, कम होता चला जाएगा। अगर मैं सोर्स की डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अगर सोर्स की डिस्टेंस कम करूंगा डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। जितना कम होगा उतना शार्प बनेगा, जितना बड़ा होगा उतना डल दिखाई देगा तुम्हें। सबको पहले ये फिनोमेना समझ में आता है डिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? लाइट का उस जगह पे पहुंचना जहां पर लाइट सीधी सीधी नहीं पहुंच रही है, सीधी सीधी बात ये। और यहाँ पर जो फ्रिंज बनेंगी वो एज कम्पेयर टू इंटरफेरेंस ज्यादा साफ नहीं बनती है, वहां पे साफ दिखता है ब्राइट डार्क ऐसे करके, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। यहाँ पे ब्राइट और डार्क एक दूसरे के ऊपर हल्का हल्का सा ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर हल्के हल्के से ओवरलैप है, मतलब इतना अच्छे से नहीं दिखाई देता पैटर्न। इसी बात को हमें अच्छे से लिखना है। पहली बात समझने वाली बात तो बस सीखिए कि तुम्हें तुम्हारे सामने भी करके दिखाया, बस यही समझदारी है। अब इसको लिखते हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात सभी लोग डिफ्लेक्शन में लिख करके, मतलब समझने वाला पॉइंट बस इतना ही था जो मैं तुम्हें बताया। सभी लिखने वाला पॉइंट स्टार्ट करें। लिखने वाला पॉइंट नंबर 1, पहली डेफिनेशन लगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स to reach the place, to reach the place where it is not falling directly, मतलब लाइट का बेंड होके उस जगहों पर पहुंचना जहां पर वो सीधे सीधे नहीं गिर रही है, इस फिनोमेना को हम लोग डिफ्लेक्शन कहते हैं। the bending of light at corners to reach the place, to reach the place where it is not falling directly, where it is not falling directly,
नॉट फॉलिंग डायरेक्टली इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। सबसे पहली काम की चीज, लाइट का बेंड होकर अलग अलग जगहों पे चला जाना, उन जगहों पर भी हल्का फुल्का उजाला दिखाना जहां पर वो सीधे सीधे नहीं गिर रही है। नॉट फॉलिंग डायरेक्टली इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। ये वो डेफिनेशन है जो तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी, पर इसके बावजूद भी तुम्हें कोई भी चीज एक बार अपने नोट्स में से कंपेयर करने के बाद ही कॉपी पेपर में उतारनी, वरना नहीं उतारनी। ठीक, अब इसमें अगली बात सुने ध्यान से। मतलब पहली बात तो ये कि समझदारी, दूसरी बात है लिखना। हमने लिख दिया कि डिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, लाइट का बैंड होकर जगहों पर पहुंचना जहां पर वो सीधे सीधे नहीं है। अब सभी लोग इसमें देखेंगे तीसरी बात यानी कि डायग्राम। इसे हमने लिख दिया नहीं, बेंडिंग ऑफ लाइट फॉलिंग डायरेक्टली, ऐसा कुछ लिख दो। तीसरी बात सुने, तीसरी बात है इसका अंडरस्टैंडिंग वाला डायग्राम। इसका डायग्राम जो तुम्हें ये फिनोमेना को वापस से दिखाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो ध्यान से देखना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको करने के लिए ये तो थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसा ट्राई कर सकता हूँ, बात बन जाए तो बहुत बढ़िया। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेट मी ट्राई। ये किसी ने खूब जलाई लगे जिसके ये कुछ शहर में सब फूल खा के किसने करेगा, नाम ही बताओ। जीतू, कैसे ले ली भैया इससे? यही है डिफरेंशियल, अलग अलग पैटर्न मिलते हैं। हाथ को स्टेबल रखना। सिंगल स्लेट है, एक जगह तो एक स्पेस है। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये तो होगा इंटरफेरेंस। देखो ये इंटरफेरेंस है, पूरे फैला हो। और जो मैं सिंगल स्लिट से यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश करूँ, यहाँ से ये बट इसकी तो बढ़िया बनेगा। वैसे लाइट का उन जगहों पर पहुंचना जहां पर वो नहीं गिर रही है, उसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। उसकी मात्रा लगातार बगल में कम होती चली जाएगी, लगातार कम हो जाती है। हाँ, है तो ये वाला, ये डिफ्लेक्शन है, मतलब लगातार इंटेंसिटी का कम होना। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इंटेंसिटी कम नहीं होती, बराबर बढ़ती है। चारों तरफ, दोनों तरफ बराबर बढ़ती है, मतलब उजाला बराबर मात्रा में बटा दोनों तरफ। दिस इज इंटरफेरेंस। और जो नीचे तुम्हें गोला सा देखिए, ग्रीन ग्रीन सा दीवार के ऊपर, ये डिफ्लेक्शन है। बेंड होके अलग अलग जगहों पे जाना, हल्का सा प्रकाश दिखाई देना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा तो है, पर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहती है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा। ध्यान से देखना। सबसे पहली काम की चीज, तुम्हें डायग्राम बनाए। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो पहला तो सिस्टमेटिक डायग्राम, जो तुम्हें कुछ बातें समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, कि सभी को बस सिंगल स्लिट बनानी है। मतलब एक गैप रखना है, यहाँ पर एक सोर्स को रखना है जहाँ से लाइट रे आएगी। लाइट कैसी माननी है हम लोगों को? लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, लहरों की फॉर्म में आती है। पर अपने पास बनाने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं यहाँ से लाइट को लेके आया, मतलब वेव को लेके आया। अब बात ये साहब, ये कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाया इस जगह पे? कॉन्वेक्स लेंस वेव को क्या कर देगा? सीधा, उनको उल्टा सीधा फैलने नहीं देगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लगने से जो हमारी लाइट है वो फैलेगी नहीं। एक से छोटी सी रेजर से हाँ भाई देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? उस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से लाइट सीधी जाने की कोशिश करेगी, सीधी ही जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस इसी लगाया कि जो वेव फ्रंट है वो फैले ना, आगे पीछे ना जाए, सीधा स्ट्रेट ट्रेवल करे एक बार। तो यहां से लाइट एकदम सीधी जाएगी, एकदम स्ट्रेट, इस तरह से। तो मेन बात ये, कॉन्वेक्स लेंस का काम समझ लें सभी लोग। कॉन्वेक्स लेंस बस वेव फ्रंट को, मतलब लाइट को फैलने नहीं देता, एनर्जी को कंजर्व रखेगा, पास रखेगा, सीधी जाएगी आगे। लेकिन बात ये कि जब हमने सारे अरेंजमेंट किए, उसके बावजूद भी लाइट इन कॉर्नरों पे बेंड होकर, लाइट इन कोनों पर बेंड होकर
ऊपर वाली पोजीशन तक पहुंच जाती है, कैसे भी करके उन जगहों पर पहुंच जाती है जहां पर नीचे पहुंच जाती है, जहां पर हमने लाइट को सीधे सीधे नहीं फेंका है, हमने लाइट को जिन पोजीशनों पे डाला तक नहीं है वहां पर भी प्रकाश की मात्रा हल्की फुल्की पहुंचती है। तो अगर प्रकाश यहाँ पे आ रहा है तो वो तो उसका तो कोई साफ साफ रीजन है, सब यहाँ पे तो आएगा क्योंकि लाइट सीधी सीधी गिर रही है। लेकिन उजाला उन जगहों पर क्यों गया, जैसे मैंने टॉर्च लगाई तो बीच में लाइट है, वो समझ में आ रहा है कि वहां पे तो लाइट मारी गई है, लेकिन बाकी जगहों पर उजाला गया क्योंकि लाइट कोनों से बेंड हो जाती है और बाकी जगहों पर पहुंचती है। तो लाइट का कॉर्नर पे बेंड होगी बाकी जगह पर पहुंचना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। सबसे मेन इस बात को दिमाग में डाल दें, मेन जगह पे पहुंच रही है वो तो बिल्कुल साफ है, तो लाइट उस जगह मारी, लेकिन बाकी जगहों पे लाइट का पहुंचने का रीजन वो कॉर्नर पे बेंड हो जाती है और इसी को डिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी में एक काम की बात जो तुम सबको समझ में आए वो ये कि जो बीचों बीच में लाइट जाएगी उस पे तो होगा सबसे ज्यादा उजाला, और उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट। सबसे ज्यादा उजाला यहीं पे होगा, कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट। इस बात को ध्यान रखें, सबसे ज्यादा उजाला बीचों बीच में होगा सेंट्रल ब्राइट। और यहाँ पे पाथ रेफरेंस कितने का होगा, डेल्टा एक्स 0 का। स्लिट के बीच में और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या माना जाएगा, कैपिटल डी। और उसके बाद में ये जो स्लिट की चौड़ाई है, जो सिंगल स्लिट है, इसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल डी। अब मैंने पुरानी वाली स्मॉल डी मानी थी, इसको स्मॉल डी नहीं मान रहा, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा लेटर ए से, क्योंकि तुम्हें लेटर ए से ही रिप्रेजेंट होने के लिए मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझे कि इंटरफेरेंस के डायग्राम में यहाँ पे 2 स्लिट थी, यहाँ पे 1 स्लिट है जिसको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें बात समझ में आती है कि लाइट बीचों बीच में सबसे ज्यादा उजाला देगी, बिल्कुल सही है क्योंकि लाइट सीधी आ रही है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस से मैंने लाइट को सीधा रखा तो सीधी आनी चाहिए थी। कॉन्वेक्स लेंस का काम समझो, मैंने लेंस को रखा तो लाइट बिल्कुल सीधी आनी चाहिए थी, तो भी वो ऊपर नीचे तक उजाला अंधेरा कैसे पहुंचा रही है, उसको बोलते हैं लाइट का कोने से बेंड हो जाना। और लाइट का कोने से बेंड हो जाना यानी कि क्या हो गया, डिफ्रेक्शन। बात समझे, कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो वो होनी चाहिए थी सीधी। भाई कोई ऐसा कह सकता है कि बिना लेंस के लाइट टेढ़ी मेढ़ी गई होगी इसीलिए ऊपर पहुंच गया होगा रोशनी का हल्का फुल्का कण। तो उन लोगों को बंद करने के लिए हमने साबित किया कि मैंने सामने क्या लगाया, एक कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब लाइट कैसी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, तब भी उजाला ऊपर नीचे पहुंच रहा है, यानी कि डिफ्रेक्शन वाकई में काम करता है। अच्छा, बीचों बीच में जो उजाला पाया जाएगा वो सेंटर लाइट है, और बाकी जो उजाला पाया जाएगा वो अलग अलग लाइट है। यहाँ पर फ्रिंज बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ब्राइट डार्क फ्रिंज बनेगी, पर यहाँ पे फर्क होगा। यहाँ पे जो सबसे बीच में होगी उसका उजाला सबसे ज्यादा होगा, जो थोड़ा सा ऊपर होगी उसका उजाला हल्का सा कम होगा, उससे ऊपर का उजाला और कम होगा, उससे ऊपर उजाला और कम होगा। लगातार यहाँ पे उजाले की मात्रा कम होती जाएगी। लेकिन डिफ्रेक्शन में ऐसा होगा, इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था। इंटरफेरेंस में सारे के सारे जो उजाले थे उनकी मात्रा सेम थी। तुम सारी बात समझो, डिफ्रेक्शन लाइट का बेंड होगी उस जगहों पर पहुंचना जहां पर लाइट मैंने सीधे सीधे नहीं भी डाली है, और नहीं डाली है इस बात को साबित किससे करूंगा मैं, कॉन्वेक्स लेंस से। लेंस उसको सीधा भेज रहा है, उसके बावजूद भी वो उन जगहों पर पहुंच रही। इसका मतलब कि डिफ्रेक्शन काम करता है, लाइट बेंड होती है कोने से, और लाइट का बेंडिंग इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। इस बात को सभी लोग ध्यान से समझ लें। अभी तो बस एक सिंपल डायग्राम बनाया है जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग डायग्राम कहते हैं। इसमें ए कौन सी चीज है, डी क्या चीज है, ये सेंटर ब्राइट है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। एक छोटे सवाल का जवाब, तुम बोले कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है, क्या जवाब होगा, और करूँ तो चुपचाप कर दिए। पता कॉन्वेक्स लेंस का काम बताओ। अभी तो इतने बोला मैं कि कोई महापुरुष हमसे आके इस बात पर बहस करे, इस बात पर लड़े कि तुमने लाइट टेढ़ी मेढ़ी डाल दी थी इसीलिए ऊपर पहुंच गई है, तो हमें उसको क्या जवाब देना है। मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, इसीलिए लगाया कि मैं ऐसे मूर्खों को चुप कर सकूं कि कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है भैया लाइट मैंने सीधी ही भेजी बिल्कुल, और उसके बावजूद भी वो ऊपर नीचे पहुंच जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। यहाँ पर भी बोले वाइट हल्के से मामूली से डार्क, हल्के से वाइट मामूली से डार्क, और लगातार कम होते चले जाते हैं।
बनते हैं, पर जैसे इंटरफेरेंस में पैटर्न बहुत अच्छे से विजिबल है, डिफ्रेक्शन में वो पैटर्न अच्छे से विजिबल नहीं होता। उसमें तो बिल्कुल साफ दिखता है इंटरफेरेंस में, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इसमें नहीं दिखता। ठीक है, ज्यादा घुटते नहीं है बातों को, डेरिवेशन पे आते हैं, ध्यान से देखें। इसी में फोर्थ पॉइंट है इसका डेरिवेशन डायग्राम। डेरिवेशन के लिए बनाया गया डायग्राम। डेरिवेशन बिल्कुल पुराने वाले की तरह ही जाएगी। इसमें कुछ बातें रटनी और पड़ेगी, तो रटनी ही है ना में। There is no alternative method for all those statements. इसका याद करने के, यहाँ से भाई एक पॉइंट सोर्स से लाइट आई, लाइट को इसने भाई ऐसे करके बेंड किया, तो बीचों बीच में जाके बना वो कौन सा ब्राइट बना, सेंट्रल ब्राइट। सबसे ज्यादा उजाला वहीं पर होगा, सबसे ज्यादा प्रकाश इस जगह पर पाया जाएगा, और इस जगह पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस जगह पे पाए जाने वाला डेल्टा एक्स 0 होगा। अच्छा, फिर साहब लाइट के ऊपर भी तो बेंड होके गई, हाँ ऊपर बेंड होके गई, लाइट ऊपर जो बेंड होके गई है मुझे उसी को तो ड्राइव करना है कि इस जगह पर क्या बनेगा, इस जगह ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, मुझे ये पता लगाना है। तो मैं तुमसे बहुत सिंपल सवाल 2-3 पूछ सकता हूँ। पहली बात तो ये कि इसमें सारे के सारे कारनामे तुम्हें इस तरह से याद करने हैं कि वो इंटरफेरेंस से उल्टे हैं, तो तुम पे लोड में कम पड़ेगा, पर तुम मुझे फिर भी कुछ बातें समझा दो। ऐसे ये रेड लाइन क्या दिखा दी, व्हाइट लाइन, ये व्हाइट लाइन तुम्हें किस बात को शो कर रही है बताओ। कहां तक ये, कहां से ये साथ चलेंगे, उससे पहले वाले डिस्टेंस को अपन लोग क्या मानेंगे, कहां ये साथ नहीं चलेंगे उससे पहले वाला डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, डेल्टा एक्स। उससे पहले जिन इनकी चाल में जो अंतर वो डेल्टा एक्स है, पुरानी वाली डेरिवेशन का फॉर्मेट होगा टोटली। ठीक है भाई, अगली काम की चीज समझ के बताएंगे। सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर है उसको हम लोग क्या मानते हैं, भाई। उसके बाद में मैंने इसके बीचों बीच में से एक लाइन मान ली ऐसे करके, बस एंगल वेंगल को समझने के लिए, तो मैं थोड़ा सा क्लोज रखता हूं इसको। तो सेंटर से मानूंगा, सेंटर से तो आदमी डायग्राम बनाते बनाते खत्म हो जाता है इसमें। ये वाला एंगल थीटा, बीच वाला है, तुम समझ रही होगे, बात समझाता हूँ। दोनों लाइनों के बीच में एक लाइन खींचो और इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचो, तो ये येलो रीजन है, एक लाइन उसके बीच में, और ये जो येलो रीजन है एक लाइन उसके बीच में, और वो वाला एंगल थीटा मानो। ये पुरानी डेरिवेशन अभी फील्ड जाएगी नेक्स्ट बाद, इसलिए पुराने कंसेप्ट्स को रिवीजन के लिए लगातार बोला जाता है। मैं तुमसे कुछ छोटी मोटी बातें पूछता हूँ, उनके जवाब पक्का देना। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या मानी जाएंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन मानी जाती है पैरेलल, ये थीटा तो वाला भी थीटा। अच्छा, मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, पर यहाँ कुछ ऐसा है नहीं है, खाली जगह है, मैंने इसको बस स्टैंड की थी समझने के लिए। डायग्राम ध्यान से देखें, फिर पुराने वाले डायग्राम को देख के इंटरफेरेंस वाला पहले वो देख लो, बाकी तभी देखेंगे इसको। पहले इंटरफेरेंस में जहाँ पे तुम डेल्टा एक्स, थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा जो माना है पहले बार उसे देख ले, फिर इस पे आते हैं। ऐसे नहीं करना है ना, आराम से करना है। बिल्कुल सेम है, इंटरफेरेंस का डायग्राम है। यहाँ पर लेंस है, वहां पर एक ही स्लेट है, वहां पर 2 स्लेट है, वहां पर कोई लेंस नहीं है, बस इतना फर्क है दोनों में, तो घना बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलो भाई, अब मुझे सभी लोग ये बता दो, अगर ये थीटा है तो बचा हुआ ये वाला हिस्सा, ये 90 है ना, ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ऊपर वाला ये वाला थीटा, ये वाला थीटा हो जाएगा, ये थीटा। अच्छा, उसके साथ साथ ये वाला गैप क्या मानना हम लोगों को, ए।
अब मैं कुछ बातें लिखने वाला हूँ, उन सभी बातों को ध्यान से देख लें। रिफ्लेक्शन में सबसे पहली बात, सभी लोग अपने दिमाग को ये वाला सिग्नल देंगे कि डायग्राम इज टोटली सिमिलर टू इंटरफेरेंस, बस डबल स्लिट नहीं आएगा और लेंस आ जाएगा इसके अंदर। और काम की बात है, सभी लोग मुझे यहाँ से बताएंगे टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर फॉर्म में बेस। तो इस सारी थीटा के अकॉर्डिंग सामने वाला पी कौन है? वाई। और बेस कौन सा है? बेस है ये। बेस कितना है? कैपिटल डी। टोटली सेम टू सेम ऐसे जाएगा इस वाली थीटा के अकॉर्डिंग, ग्रीन वाली थीटा के अकॉर्डिंग, हरी वाली थीटा के अकॉर्डिंग, सामने वाला परपेंडिकुलर वाई, और उसके नीचे बेस, ये ग्रीन वाला लाइन बेस है इसका, ये बेस कितना होगा? डी। अब सभी लोग जरा ध्यान से बताएंगे साइन थीटा। साइन थीटा के अकॉर्डिंग, इस वाली थीटा के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स, और उसके सामने आ जाएगी 90 के सामने वाली हाइपोटेनस ए। हमने किसी टाइम पे एक बात सीखी थी कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो सीधी बात है कि टेन थीटा और साइन थीटा को दोनों किसके इक्वल मान लेते हैं? थीटा के इक्वल मान लेंगे। अगर उसी बात को वापस से रिपीट करें तो थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन में डी, और दोबारा से थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में ए। और इसके आगे मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को इक्वल में पुट करना है, यानी वाई अपॉन में डी डेल्टा एक्स अपॉन में ए, और यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी डेल्टा एक्स इंटू डी अपॉन में ए। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला, वही डेरिवेशन, वही डायग्राम है। अगर तुम थोड़ा दिमाग से देख लो तो सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही डेरिवेशन है, वही टेन थीटा है, सब कुछ डिट्टो है, बस कुछ बातों में बदलाव है। डी की जगह पर स्मॉल ए आ गया है, डबल स्लिट की जगह पे सिंगल स्लिट आ गई है, और बिना लेंस की जगह पे लेंस आ गया। सब कुछ सेम टू सेम वही है, डिट्टो है। इसीलिए ध्यान से बात समझे कि शायद रिपीटेड फॉर्म में वही चल रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता और मुझे इस बात को पढ़ने के लिए कहा जाता, मैं लोड ही नहीं लेता दिमाग पर। मुझे पता है कि बात मुझे पहले से आती है, मैं समझ चुका हूँ जो बात मुझे समझ नहीं थी। अब दूसरी बात सुने। अब बात ये कि तुम्हें कुछ बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहां से तुम्हें याद करने वाला पड़ाव शुरू होता है। जब सेंटर में ब्राइट बन जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले डिफ्रेक्शन में क्या बनेगा? तो दिखता नहीं है। मैं इसमें तुम्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? शायद मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ अगर तुमने ये सब लिख लिया हो तो। एक सेकंड। Diffraction of light, LIGHT. Bending of light, ये तो ठीक है, चलो ये डबल स्लिट में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है। ये हुई ना बात। ये सब डिफ्रेक्शन है सारे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, अपने मन लगा रहेगा इससे।
देखो भाई, सबसे बीचों बीच वाला कौन सा ब्राइट? सेंटर ब्राइट। पट्टी की चौड़ाई बाकियों से ज्यादा है कि कम? ज्यादा ही है। सेंटर ब्राइट के बाद में बीच में हल्का सा एक गोला दिखेगा तुम्हें, वो क्या है? डार्क। ज्यादा बड़ा गोला नहीं है, हल्का सा ही है। मतलब ये देखो बिल्कुल बारीक सा गोला, ये वाला जो है, मतलब इसके बगल में ये जो लाइन है, उनकी निगाह सबकी सही है ना? ये जो हल्की सी लाइन है ये, फिर दोबारा से क्या बना? ब्राइट। वापस से क्या बना? हल्का सा डार्क है, बहुत बारीक सा डार्क है। ये तो हमें लाइट में तो दिखा तक नहीं, हमारी एक तो लाइट व्हाइट कलर की थी। अगर लाइट व्हाइट की ना हो कि मोनोक्रोमेटिक होती, लाल होती, ग्रीन होती, तो बहुत बढ़िया दिखता। अच्छा, उसके बाद दोबारा से क्या बना? ब्राइट, फिर से बना हल्का सा डार्क। और तुम गौर से देखोगे तो लगातार बीचों बीच में उजाला ज्यादा, लगातार ये कम होता चला गया। सबसे ज्यादा चौड़ाई भी किसकी है? सेंटर वाले की, बाकी सारे गोले छोटे छोटे हैं। तो इस फिनोमेना को डिफ्लेक्शन कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये। अब इसी बात में तुमसे बहुत छोटी छोटी सी कहानी पूछता हूँ। ब्राइट के बाद में सबसे पहले क्या बनेगा? डार्क। फिर क्या बनेगा? मतलब सेंटर ब्राइट के बाद में पहले क्या पड़ेगा? डार्क। उसका क्या बनेगा? ब्राइट। फिर क्या पड़ेगा? डार्क। फिर बनेगा ब्राइट। मतलब पहले कौन पड़ेगा इस बार? ब्राइट। अभी ये सारी बात है कि मैं तुमसे ऐसे ना करूं तो मैं तुमसे बोल सकता हूँ कि देख भाई, हमने पिछली बार फॉर्मूला बनाया था ना ब्राइट का और डार्क का निकालने का, इस बार पलट दे। पिछली बार ब्राइट का फॉर्मूला क्या था निकालने का, वो बताओ। वाई की वैल्यू क्या थी? डेल्टा एक्स था, तो एन लैम्डा डी अपॉन में डी। इस बार जो फॉर्मूला बनेगा पहले डार्क का बनेगा, ठीक है? और डार्क का कोई भी फॉर्मूला निकालेंगे तो वो ऐसे बनेगा, एन लैम्डा डी अपॉन में डी। और डी की जगह पे आज कौन आ गया है? टी। मतलब ये तुम्हारे लिए डार्क का फॉर्मूला। वहां पर जो आदमी ब्राइट था, यहाँ पर वो आदमी कौन है? डार्क। सबसे पहली बात, वहां पर जो आदमी ब्राइट था, यहाँ पर वो आदमी डार्क है। और वहां पर जो आदमी डार्क था, यहाँ पर वो आदमी कौन सा होगा? ब्राइट। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी कि साहब यहाँ ब्राइट बनने के बाद में सबसे पहले डार्क ऑप्टेन होगा, फिर ब्राइट ऑप्टेन होगा। तो पहले ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा। और यहाँ पर जो ब्राइट का फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? पुरानी बार पिछले में क्या था? 2n माइनस वन। माइनस का 1 बहुत बढ़िया इंसान था, लेकिन यहाँ पर तुम्हें +1 ही लेना है, हर हाल में ध्यान रखें। तो इस जगह बनेगा 2n + 1 लैम्डा डी अपॉन में, लैम्डा डी अपॉन में 2d, यानी कि 2d। ये ब्राइट के लिए फॉर्मूला। डिफ्लेक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो इंटरफेरेंस के फॉर्मूले के उल्टे होंगे। बात तो मैं याद करने को कह रहा हूं मैं साफ साफ, क्योंकि जितना इस कहानी को गड़ाता जाऊंगा तो उतना ही दुखी कर दूंगा। उसी बात है उल्टा। वहां पर जो ब्राइट है, यहाँ पर वो डार्क है। वहां पर जो डार्क है, यहाँ पर वो ब्राइट है। यहाँ पे 2n + 1 लेना है, वहां पे 2n - 1 लेना है, +1 ले सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसको ऐसे खत्म नहीं कर सकते हम कि फॉर्मूले हो गए अब चलो आगे बढ़ते हैं ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो यहाँ बताओ, यहाँ पहला ब्राइट कौन सा है? इसमें पहला ब्राइट कौन सा है? ये बीचों बीच वाला। और इसमें n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो अगर मैंने n की वैल्यू 0 पुट करी, तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो पहला ब्राइट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंट्रल ब्राइट। n की वैल्यू 0 पुट करना, 0 + 1 लैम्डा डी अपॉन में 2a। ये तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट आ गया। अब दोबारा बताएंगे, यहाँ पहला ब्राइट निकालने के n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी तुम्हें? 1। सब 0 पहला ब्राइट होता है? हाँ होता है। 0 पर ही पहला गोला मिलता है वाकई प्रकाश का। तो उसको पहला ब्राइट नहीं कहते, नहीं उसको पहला ब्राइट कहते नहीं है। फिर उसे कौन सा ब्राइट कहते हैं? उसे सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। लेकिन पहला तो वही है, पर उसे कहाँ कहना नहीं है तुम्हें। तो पहला किसे कहना है? तुम्हें इसे बोलना है पहला। मेन गोले के बाद जो वो पहला कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा? दूसरा। ये कौन सा कहलाएगा? तीसरा। तो पहला पहला नहीं कहलाता, फिर क्या कहलाता है? पहला कहलाता है सेंट्रल ब्राइट। अच्छा, तो पहला ब्राइट निकालने के लिए मुझे 1 पुट करना पड़ेगा। हाँ, और जब 1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा इसमें? 3 2 + 2 + 1 3 लैम्डा डी अपॉन में 2a। अगर मुझे 2 पुट करना है तो कौन सा ब्राइट मिलेगा? दूसरा। 2 पे दूसरा, 1 पे पहला, बस बात खत्म। तो 2 पे मिलेगा दूसरा। जब 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 लैम्डा डी अपॉन में 2a।
अच्छा 0 पर मिलता है पहला, हाँ होता तो वो पहला ही है, उस समय पहला नहीं बोलते, उस समय क्या बोलते हैं सेंटर। तो फिर पहला किसे बोलते हैं जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और उसका आंसर 3 लैम्डा d अपॉन में 2a होगा। 2 के लिए 2 पुट करेंगे, 3 के लिए 3 पुट करेंगे। अब यहाँ पे डार्क के लिए क्या पुट करना है, इसमें पहला डार्क कौन सा है, पहला डार्क तो ये यहाँ 1 से स्टार्ट होगा। मैं इसको लिख रहा हूँ वरना तो भूल जाओगे। पहले डार्क के लिए 1 पुट करना है तो बनेगा लैम्डा d अपॉन में a। दूसरे डार्क के लिए 1 पुट करना है, नहीं 2 पुट करना है तो 2 लैम्डा d अपॉन में a। तीसरे डार्क के लिए 3 पुट करना है, सीधी सीधी बात, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, यानी कि 3 लैम्डा d अपॉन में a। दोनों में बात सेम है, पहले पर पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। यहाँ भी पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। तो 0 पे कौन सा मिलता है, फिर 0 मिलेगा सेंटर वाला। इस बात को पहले ध्यान समझे कि ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो पुराने वाले से टोटली अपोजिट हो चुके हैं। डिफ्रेक्शन इस चीज को बोला जाता है, वहां पे जो ब्राइट था यहाँ पे वो डार्क है, वहां जो डार्क था यहाँ पर जो ब्राइट है। इसमें n की वैल्यू 0 पुट करने पे सेंटर आता है और बाकी सभी बिल्कुल सेम से मिलते हैं, 1 पे पहला, 2 पे दूसरा, 3 पे तीसरा। इस बात को पहले ध्यान से दिमाग में याद कर लें तरीके से, ठीक। ये याद करना है, लर्निंग है ये, टोटली लर्निंग, दिस ऑल इज टोटल लर्निंग, ध्यान रखें, याद होनी चाहिए बातें साफ साफ। चलो इनकी एंगुलर पोजीशन निकालते हैं। कल वाले में देखना कोई एंगुलर विड्थ लिखी है क्या, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या लिखा है, लैम्डा अपॉन में डी, मतलब उसमें लैम्डा के नीचे स्मॉल डी होगी, कैपिटल डी तो नहीं है। एंगुलर विड्थ में देखो कल की में लिखा होगा लैम्डा के नीचे स्मॉल डी होगी, कैपिटल डी नहीं है। सेम टू सेम यहाँ पर मैं तुमसे इसमें बात ऐड करवाने वाला हूँ, एंगुलर पोजीशन। तो मैं ऐसा कह लूँ कि मैं तुम्हें समझा के याद करवा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, है ना, फर्क है दोनों बातों में। एंगुलर पोजीशन ध्यान से सुने, एंगुलर पोजीशन अगर तुम मुझसे बोलता है कि साहब डार्क की एंगुलर पोजीशन, तो पहली बात एंगल किससे दिखा रखा है उसमें, लैम्डा अपॉन में डी के सामने इक्वल में क्या लगा है, थीटा है, उसमें देख लो थीटा लगा है ना, तो यहाँ पे थीटा लिखूंगा, थीटा डार्क के लिए जैसे यहाँ पे लगा है एन लैम्डा डी अपॉन में डी। पुराने वाले फॉर्मूले में जो पिछला वाला एंगुलर पोजीशन है उसमें क्या चीज नहीं है ये बताओ। एंगुलर पोजीशन का जो पुराना फॉर्मूला है फ्रिंज एंगुलर विड्थ का, उसमें लैम्डा के नीचे डी है, ये वाला डी तो नहीं है। सेम टू सेम यहाँ पर एंगुलर पोजीशन जब निकालेंगे तो बनेगा एन लैम्डा अपॉन में ए, क्या चीज नहीं है, कैपिटल डी नहीं है। जैसे जो फॉर्मूला ये है वही फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा एंगुलर के नाम पर, बस क्या गायब कर देना है तुम्हें, टी गायब करना है। अच्छा फिर ब्राइट का एंगुलर क्या बनेगा बताओ, ब्राइट का फॉर्मूला तो ये है, ब्राइट का एंगल क्या बनेगा 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2a। हमें वापस से इसमें क्या गायब कर देना है, टी। मतलब फॉर्मूले को याद करने का तरीका है, पुराने में जो एंगुलर पोजीशन है लैम्डा अपॉन में डी, यहाँ पर भी वही है, पर क्योंकि वहां पर ब्राइट और डार्क उल्टे हो गए तो यहाँ पर भी ब्राइट और डार्क उल्टे हो गए। ये एंगुलर पोजीशन निकालने के फॉर्मूले। अच्छा आगे अगली बात सुने, अगली बात है इसके अंदर इस सेंट्रल पट्टी की चौड़ाई निकालना। जरा ध्यान से बात सुनेंगे और बात समझेंगे। इसमें सेंटर वाली पट्टी की चौड़ाई बाकी सारी पट्टियों से ज्यादा है। अब बिल्कुल प्रॉपर नापने बैठेंगे तो एकदम सही से नहीं नापेगी, तो एवरेज बताता हूँ कि ऐसा मान सकते हैं कि ये जो मतलब नापा जाता है, ड्राइव किया जाता है, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कुछ कि ये जो सेंटर वाली पट्टी है लगभग उसकी जो मोटाई है बाकी सही पट्टियों से दुगनी है। अगर ये वाली 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली 2 सेंटीमीटर है। बीच वाला प्रकाश ज्यादा होगा, बाकी सभी इंटरफेरेंस है। जबकि अगर तुम पिछले वाले में देखोगे तो सेंट्रल ब्राइट की या फिर कह लो सारी पट्टी की चौड़ाई सेम थी। कितनी थी, सभी पट्टी की चौड़ाई कितनी थी पिछले वाले में, देख के बताओ। लैम्डा डी अपॉन में
इसमें जो पट्टी की चौड़ाई है सेंटर की वो डबल है। तो अगर मैं इसमें अगली बात लिखूंगा, अगली विड्थ लिखने वाला हूं, मैं फ्रिंज विड्थ लिखने वाला हूं, ठीक, फ्रिंज की विड्थ लिखूंगा तो मैं 2 बार लिखूंगा, वहां पे तो सबकी सेम थी। अगर यहां पर लिखने आऊंगा मैं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सेंट्रल विड्थ की पट्टी की चौड़ाई, सेंट्रल विड्थ, सेंट्रल विड्थ। अगर सेंट्रल विड्थ की चौड़ाई लिखता हूं तो वो होगी 2 थीटा, एंगल की फॉर्म में बता रहा हूं। सेंट्रल पट्टी की चौड़ाई दुगनी होगी, पिछले वाले में था लैम्डा, पहले वैसे लिख देता हूं, वाई में लिखता हूं, सेंट्रल पट्टी की चौड़ाई थीटा से दिखाई कितनी थी, पुरानी वाली कितनी थी, लैम्डा डी अपॉन में डी, यहां पर होगी दुगनी 2 लैम्डा डी अपॉन में ए, सेंटर पट्टी की चौड़ाई। और किसी को अगर तुम्हें एंगुलर में जाना है, सेंटर विड्थ की चौड़ाई 2 लैम्डा डी अपॉन में डी, और अगर तो तुमसे बोले कि सेंटर की एंगुलर विड्थ बताओ, एंगुलर विड्थ, तो अगर तुम्हें कभी भी एंगुलर विड्थ में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें डी गायब कर देना, बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में ए, कि सेंटर की पट्टी की चौड़ाई है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। इस सेंटर की पट्टी की चौड़ाई 2 बार क्यों लिखी है, एक तो वह डिस्टेंस की फॉर्म में, दूसरी है एंगल की फॉर्म में, ये वाली भी, ये तो लिखी हुई है डिस्टेंस की फॉर्म में, डिस्टेंस की फॉर्म में कि सब 3 सेंटीमीटर की लंबाई है, और ये लिखी है एंगल की फॉर्म में, सब स्क्रीन से 30 डिग्री के एंगल जितनी चौड़ी है, ये एंगल फॉर्म में लिखी हुई है। एंगल फॉर्म में जब बनाएंगे तो बस डी याद कर दिया करेंगे सब जगहों से, ये सब याद करने की बात है। अगर मैं तुम्हें मोटे मोटे तौर से बोलूं तो यहाँ तक तो तुम फिर भी समझ जाओगे कि उसका उल्टा करना पुराने वाले का, यहाँ पर भी समझ जाएंगे कि डी गायब कर देना, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से रटने की नीड है बैठकर, कि डिफ्रैक्शन में जो बीच वाला सेंटर होता है उसकी पट्टी की चौड़ाई दुगनी होती है। अगर मैं डिस्टेंस की फॉर्म में बात करूंगा तो डी लगाऊंगा, नहीं करूंगा तो डी नहीं लगाऊंगा। ये तुम्हें रटना है, क्योंकि पुराना तो तुम्हें नया है इसीलिए अजीब लगेगा, लेकिन बाद में तुम पुराने में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। तो पुराना इंटरफेरेंस से बढ़िया मैच खाता मिलेगा, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। रटने वाली जो सबसे मेन जगह है वो ये है, यहाँ पे सेंटर की पट्टी की चौड़ाई दुगनी होती है एज कम्पेयर टू पुरानी वाली पट्टी की चौड़ाई से, और बाकी सारी पट्टी की चौड़ाई सेम होती है। रिमेनिंग विड्थ है, विड्थ ऑफ रिमेनिंग फ्रिंज, विड्थ ऑफ रिमेनिंग फ्रिंजेस, जो बची हुई पट्टियां उनकी फ्रिंजेस की चौड़ाई हम लोग सेम मानते हैं, चाहे वो ब्राइट की हो चाहे वो डार्क की हो, उनको सेम मानते हैं। ध्यान से देखें, उनको सेम माना जाएगा। तुम्हें यहां से याद ज्यादा करना है, उससे पहले का तो नया इसे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वो तुम अपने आप सेट कर लोगे, उल्टा कर देंगे तो बात बन जाएगी। पर लिख के स्वयं, जब तक लिख के नहीं पढ़ोगे ना इस बात को कि मैं स्वयं को पढ़ा रहा हूँ, तो सेट नहीं बैठता। बाकी पट्टी चौड़ाई उसमें कितनी दी है बताना, उसमें ब्राइट की डार्क की पट्टी चौड़ाई कितनी है, लैम्डा डी अपॉन में डी, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर रिमेनिंग पट्टी की चौड़ाई कितनी है, लैम्डा डी अपॉन में ए, लैम्डा डी अपॉन में ए, बाकी पट्टियों की चौड़ाई की तरह ही है, बस कौन सी पट्टी की चौड़ाई ज्यादा है, सेंटर वाले की दुगनी है पुराने वाले से। तो दिमाग से देखेंगे तो बात बैठेगी सब, यहाँ तक तो कोई लोड नहीं आएगा एंगुलर में और पोजिशनल विड्थ में। यहाँ पर जितनी जो आंसर पिछले में था वही है, लेकिन सेंटर में डबल कर देना है, ऐसा कुछ ध्यान रखने की नीड है, और बस इस जगह डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। क्या बचा उसमें आगे है, कुछ तो है। डेरिवेशन की बात क्या है, ग्राफ नहीं है। पहली बात सुनो, बहुत तेज रहा है, ध्यान से बात समझे। तुम्हें ये ब्राइट डार्क कैसे याद रखना है, पिछले वाले का उल्टा, उससे तुम बात समझ जाओगे। सब यहाँ तक आ गए। तुम्हें कोई बोले वाई में अगर फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन में 2a है तो थीटा में कैसे बनाएंगे, बस डी गायब कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, पुरानी सारी पट्टियों की चौड़ाई कितनी है, लैम्डा डी अपॉन में डी, इसकी उतनी है, लेकिन इसमें बस एक बदलाव है। वो बदलाव कौन सा है, सेंटर की चौड़ाई दुगनी है। तो जो यहाँ पे लैम्डा डी अपॉन में ए है, यहाँ पर वही उसी आंसर का क्या लग जाएगा,
2 लैम्डा डी अपॉन में, बस इस जगह पर एक ही चेंज है कि सेंटर की जो पट्टी होगी तो बाकी पट्टियों से डबल होगी, बस ये ध्यान रखना है। ये उल्टा ही है, डी हटा के एंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान से देखिए। अब बताता हूं मैं इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने से पहले यहाँ लैम्डा पर कैसा बन रहा है, डार्क। 2 लैम्डा पे कैसा बन रहा है, डार्क। 3 लैम्डा पे कैसा बन रहा है, डार्क। और लैम्डा अपॉन 2 पर कैसा है, ब्राइट। 3 लैम्डा अपॉन 2 पर कैसा है, ब्राइट। 5 लैम्डा अपॉन 2 पर कैसा है, ब्राइट। पुराने वाले में लैम्डा पे कैसा था, ब्राइट था। यहाँ लैम्डा पर कैसा है, डार्क है। यहाँ पे उल्टा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, पर ध्यान से देखें, ग्राफ को ध्यान से लगाते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस थीटा, एंगुलर पोजीशन, वो भी डिफ्रैक्शन में बनाने वाला हूं, तो अपने आप समझ में आएगा कि इंटरफेरेंस के और डिफ्रैक्शन ग्राफ में क्या डिफरेंस है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों किस जगह पर उल्टे हैं वो ध्यान रखें। दोनों में पट्टियों की चौड़ाई सेम है, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ा ये है कि बस सेंटर वाली डबल करनी है। तो अगर तुम बहुत ध्यान से सोचकर जब इस कहानी को करने बैठोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आसान तो है, उल्टा करना है, सब कुछ सेम है, सेंटर को डबल करना है। ध्यान से बात सुनो। इंटेंसिटी का ग्राफ बनाने के लिए और ये चीजें कॉम्प्लेक्स हैं वाकई में। इसमें ये वाली बात की उसमें पक्का धांसू में आ रहा होगा, धांसू बकवास कहानी है, बस वो समझाओ कि काम की बात बस ये है, इस बात को इस रास्ते निकाल लें। और यहाँ पे लिखेंगे सभी लोग एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। लेमडा पर कैसा बनेगा इस बार, लेमडा पे डार्क, डार्क होगा लेमडा पे, फॉर्मूले में भी लिखा मैंने, दिखाता हूँ। ये देख, लेमडा पे डार्क, 2 लेमडा पर डार्क, 3 लेमडा पर डार्क, तो बस वही आगे बनाऊंगा। लेमडा, उसके बाद में 2 लेमडा, उसके बाद में 3 लेमडा, उसके बाद में 4 लेमडा, फिर उनसे पीछे भी माइनस के लेमडा, माइनस के 2 लेमडा, माइनस के 3 लेमडा, माइनस के 4 लेमडा। अब उसके बीचों बीच में देखें जरा, सभी बंधु भगिनी मुझे ये बात बता दो, लेमडा और 2 लेमडा के बीच में कौन होगा, इस पे कैसा बनेगा, राइट। 2 और 3 पर बीच में 5/2, इस पर कितना होगा, 7 लेमडा अपॉन 2। दोबारा यहाँ पर माइनस के 3 लेमडा अपॉन में 2, यहाँ पर माइनस के 5 लेमडा अपॉन में 2, यहाँ पर माइनस के 7 लेमडा अपॉन में 2। अब -7 लेमडा अपॉन में 2, ग्राफ को ध्यान से देखें, दोबारा देख के बता दे भैया, लेमडा पर कैसा बनेगा, डार्क क्या ब्राइट, डार्क। लेमडा पर कैसा बनेगा, डार्क। और 0 पर कैसा बनेगा, सेंटर वाला ब्राइट। ये यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, ऐसे 0 पर ब्राइट। उसके बाद में 3 लेमडा पे कैसा बनेगा, 3 लेमडा अपॉन 2 पर, पीछे से देखो, पीछे से 3 लेमडा अपॉन 2 पर कैसा बनेगा, राइट। मैंने 3 लेमडा अपॉन 2 पर, 3 लेमडा अपॉन 2 पर, 3 लेमडा अपॉन 2 को बनाया ब्राइट। 2 लेमडा पर ग्राफ नीचे है डार्क। 5 पर कैसा बनेगा, राइट। 3 पे कैसा बनेगा, डार्क। तो 5 पर उठेगा, 5 पर उठेगा, लेकिन 3 पर नीचे आ जाएगा, फिर उठेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर उठेगा, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे कर करके कहानी खत्म हो जाएगी। सेम टू इसके अंदर भी, इस पर राइट, इस पर ऐसे करके डार्क, ऐसे करके डार्क, ऐसे करके, और लगातार डाउन होता चला जाएगा। ये किसका ग्राफ है, डिफ्रैक्शन में। ये ग्राफ के प्लस तुम्हें क्या दिखा रहे हैं, बहुत सारी बातें। सबसे पहली बात तो ये वाला जो पिलर तुम्हारे बीचों बीच में यहाँ पे बना हुआ है, ये तुम्हें किसकी सच्चाई दिखा रहा है, सेंटर ब्राइट की।
तो अगर ध्यान से देखो, इस पट्टी की चौड़ाई देखना है यहाँ से कितने से कितनी है, लैम्डा आगे और लैम्डा पीछे, एक कदम आगे दो, एक कदम पीछे, कितने, 2 लैम्डा। तो यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, दुगनी होती है डबल, 2 लैम्डा। अब सभी लोग जरा मुझे यहाँ जवाब हो देते बस एक बार साफ साफ साफ, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में कितने का गैप है, 1 लैम्डा का। 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में कितने का गैप है, 1 लैम्डा का। मैं भी तुमसे ही कह रहा हूँ, बाकी सभी पट्टियों की चौड़ाई में कितना गैप है, 1 1 का। और बीच वाली चौड़ाई कितने की है, 2 की। और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ऊंचा है और ये नीचा है। इसका क्या मतलब है, बीच में प्रकाश सबसे ज्यादा होगा और किनारों पर प्रकाश की मात्रा लगातार कम होती जाएगी। यही बात मैंने तो पिछले इससे बताई है, जिसमें यहाँ पे लिखा है कि जो बाकी पट्टियां होंगी वो तो होंगी 1 लैम्डा की, और बाकी जो बीच की पट्टी है वो कितने की होगी, 2 लैम्डा की, उनके बीच का गैप। और इसमें ये जो सेंटर ब्राइट है वो इनकी वैल्यू 0 करके जो पुट होता है वो 1 लैम्डा पर मिलेगा, 1 लैम्डा पर और 1 लैम्डा पर और -1 लैम्डा पर, इनके बीच में मिलेगा। ज्यादा गोटो मत, बस ये देखो माइनस लैम्डा लैम्डा के बीच में कितनी चौड़ाई होगी, मतलब दोगुना, और बाकी सब में कितनी चौड़ाई, 1 1 की। और सबसे मेन बात, ये ग्राफ ऊपर है बाकी ग्राफ नीचे होते जा रहा है, इसका क्या मतलब है, प्रकाश सबसे ज्यादा बीच में होगा, बाकी सभी जगहों पे कम होगा। मैं तुम्हें एक बार बांधता हूँ इस पूरे खेल में। यहाँ पे पुराना डेरिवेशन है, इस जगह पे ये रटना है कि ये इंटरफेरेंस का उल्टा होता है। एंगुलर बनाने के लिए डी गैप करेंगे, और जो विड्थ का फॉर्मूला पुराने में था वही इसमें, बस सेंटर में कितना कर देंगे उसको डबल। ये पुरानी डेरिवेशन, यहाँ पे ब्राइट डार्क को पुराने वाले से उल्टा कर देंगे। एंगुलर पोजीशन में डी गैप करना है, विड्थ का फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस सेंटर वाले का दुगना। और जब ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ भी उसी बात को रिप्रेजेंट करेगा कि लगातार इंटेंसिटी कम हो रही है, और बिल्कुल एंड में जाकर तो अंधेरा ही छा जाएगा। इस चीज को ध्यान से लिख लें बस। बना दिए सब लोगों ने, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस का मतलब पहले डायग्रामेटिकली समझाता हूं, ध्यान से देखें। कि हमारे पास में ये कोई सिंगल स्लिट है, यहाँ पर सामने स्क्रीन है, यहाँ से लाइट गई है, और लाइट के जाने से गोले इतने ही बीच में बने जितने स्लिट का साइज है। देखो जितना स्लिट का साइज है, जितना स्लिट का साइज है उतने ही बीच में बनना चाहिए पूरा डिफ्रेक्शन। वो बनाना बहुत सिंपल है। अगर मैं फोन को पास लाऊंगा तो गोले छोटे हो जाएंगे, दूर लेके जाऊंगा तो गोले बड़े हो जाएंगे। तो मैं फोन को कितने डिस्टेंस पे रखूं, जितना फोन का साइज हो उतने ही गोलों का साइज हो लास्ट। ऐसी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर स्लिट का साइज और डिफ्लेक्शन का साइज सेम हो जाए, जिसपे स्लिट का साइज और डिफ्लेक्शन का साइज सेम हो जाए, उस डिस्टेंस को हम लोग फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहते हैं। स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस पर लेके जाऊं जिससे कि स्लिट का साइज और डिफ्लेक्शन का साइज सेम बने, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। इस बात को अंग्रेजी में लिखें, द डिस्टेंस at which the size of diffraction pattern becomes equal to the size of slit, becomes equal to the size of slit, becomes equal to the size of slit, size of slit, उसको हम लोग that distance is called phasal distance, है ना। ऐसी दूरी, जिस दूरी पर गोलों की जो संख्या, जो गोले बन रहे हैं वो स्क्रीन के साइज के बराबर होने चाहिए, स्लिट के साइज के, मतलब फोन के साइज के बराबर के गोले। ये अगर मैं फोन आगे पीछे करूंगा गोलों का साइज कम ज्यादा होगा, फोन ज्यादा पास ले जाऊंगा तो गोले
बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। फोन ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो गोले बहुत बड़े हो जाएंगे। फोन को इतने डिस्टेंस पे रखो जिससे कि फोन का साइज और गोलों का साइज सेम हो जाए, उस डिस्टेंस को हम लोग फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं। अब एक काम की चीज, हम इसका फॉर्मूला भी है अपने पास। ये भी फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या बनाता है, सबका सबका लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा डी अपॉन में ए, यही था ना। क्या इक्वल हो जाना चाहिए, क्या इक्वल हो जाए, y किसकी इक्वल हो जाए, ए के। मतलब ये जो y है वो इक्वल हो जाए ए के, तो मैंने y और a को इक्वल डाल दिया, मैंने y इक्वल्स टू ए दिया, यानी a इक्वल्स टू में लैम्डा डी अपॉन में a, सामने वाली उसकी गैप डिफ्लेक्शन की स्लिट के सामने चला बराबर हो गई। तो भेजेंगे भैया a इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा डी, यहाँ से d फॉर डिस्टेंस आ जाइएगा, देखो मनी मन में तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर वन में लैम्डा। ठीक है, बस काफी है, इतना ही छोड़ो, ट्राई टू सॉल्व करते हैं। बहुत गड़ा के रखने वाली बात हो गई है, बहुत ज्यादा। पुराने सादे पैटर्न को उल्टा करके याद करना, डिफ्लेक्शन एक दिन में निकल गया, वो सबसे बड़ी बात। इंटरफेरेंस को बहुत लंबा समय लगा खींचने में, है ना। तो इसमें आप कुछ काम की बात और लिखते हैं कि एक साइड पर, मतलब ज्यादा जगह नहीं घेरेगी चीजें, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है। यहाँ पर लिखो इंटरफेरेंस और इस साइड लिखो डिफ्लेक्शन, यहाँ लिखे इंटरफेरेंस, यहाँ लिखे डिफ्लेक्शन। दोनों में जो भी डिफरेंस है उनको बहुत बड़ी बड़ी भाषाओं में नहीं लगाया जा रहा है, छोटे छोटे पॉइंटों में सेट कर रहे हैं, तो पॉइंटों में ध्यान से देखना। इंटरफेरेंस किस चीज से मिलकर बनता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, यानी दो वेव के टकराने से। तो इसको फॉर्म करने वाला आदमी है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मतलब दो जब वेव टकराती हैं तो वेव के टकराने से कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। लेकिन ये कैसे बनता है, बेंडिंग ऑफ लाइट से, लाइट के बेंडिंग होने से, बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर, बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर, ये बनता है उसके ऊपर। अगली काम की चीज जो तुम्हें समझती है वो ये कि इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज बनती है उसके पैटर्न अच्छे से विजिबल होते हैं, डिफ्रेक्शन में वो पैटर्न अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो है अल्टरनेटिव क्लियर पैटर्न्स, अल्टरनेटिव क्लियर फ्रिंजेस, क्लियर फ्रिंजेस एकदम बढ़िया तरह से पैटर्न दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंदर डू नॉट हैव क्लियर कॉन्ट्रास्ट, इसमें अच्छी सफाई नहीं होती है ना, क्लियर कॉन्ट्रास्ट मतलब बड़ी तरह से साफ साफ नहीं दिखता, सीधी सीधी बात ये बिटवीन फ्रिंजेस, इसकी फ्रिंजेस ज्यादा अच्छे से खास नहीं दिखती हैं ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें अगली काम की बात, यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी होती है थ्रू आउट द सेम होती है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस सेम, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज सेम पाई जाती है सभी की, सेंटर से लेके किनारे तक की इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज सेम होती है। जबकि यहाँ पर इट हैव वेरिंग इंटेंसिटी, इट हैव वेरिंग, लगातार बदलती हुई इंटेंसिटी होती है, यानी कम होती है। वेरिंग में भी तुम लिख सकते हो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, इसमें लगातार इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पर सेम विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, यहाँ पर सभी पट्टियों चौड़ाई सेम होती है इंटरफेरेंस में, सेम विड्थ ऑफ फ्रिंज, सारी पट्टियां सेम होती हैं, सेम विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, इसमें सारी पट्टियों की चौड़ाई सेम होती है। लेकिन इस वाले में सेंट्रल विड्थ, सेंट्रल ब्राइट है मोर विड्थ,
सेंट्रल ब्राइट जो है वो डबल विड्थ होती है एज कंपेयर टू अदर। सेंट्रल ब्राइट हैव डबल विड्थ एज कंपेयर टू अदर, डबल विड्थ एज कंपेयर टू अदर। और ये सब बातें तुम्हें याद होनी चाहिए कंपेयर टू अदर्स। बाकी के मुकाबले सेंटर की जो ब्राइट होती है, विड्थ होती है, वो डबल होती है। सबसे मेन बात उल्टा है, सब कुछ बिल्कुल जैसा सेम आने वाला ही है, पर उल्टा हो गया है। सेंटर का डबल हो गया, डायग्राम बस पलट गया है। राइट का डार्क हो गया और नीचे ऊपर का नीचे हो गया लगातार। ऑलमोस्ट सेम है। इंटरफेरेंस अलग चीज है, डिफ्रेक्शन अलग चीज है। और ये ज्यादा याद करना पड़ेगा कि इसमें बहुत कम मूड मारा गया है। इंटरफेरेंस तो फिर भी बहुत ठीक ठाक था। इसमें मूड है ही इतना, इसमें कितना भी गड़ा लो तुम बातों को बार बार, तो बात ही इतनी सी है। मैं ये पूरा याद हो गया होगा सब कुछ, है ना? अच्छा, पढ़ते नहीं है बस। अभी तुम्हें कल इस चैप्टर को फाइनल फिनिश देना है, ध्यान रखिए। मतलब कल ये फुल स्टॉप बढ़िया लग जाएगा इसके ऊपर, और मंडे को स्टार्ट करेंगे और मैं कल ही बता दूंगा। ठीक है, चलो।